हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ कंपटीशन कॉर्नर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का जो व्यापम के द्वारा एग्ज़ाम हुआ 2016 में, उसका जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस वाला जो सब्जेक्ट होता है उसका टेक्निकल पोर्शन। इसका जो है हम लोग 1 से लेके 20 क्वेश्चन तक लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में, और ये सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा 2.4314 का एंटीलॉग ज्ञात करना है हमें। तो एंटीलॉग ज्ञात करने के लिए हमें एंटीलॉग टेबल की सहायता लेनी पड़ेगी। इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका 270.1, तो डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एक ब्लास्ट फर्नेस में प्रज्वलित लौह अयस्क से प्राप्त उत्पाद क्या होता है। तो ब्लास्ट फर्नेस जो होती है, ब्लास्ट फर्नेस से हमें प्राप्त होता है आपका पिग आयरन, कच्चा लोहा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका पिग आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, अनट्रिम्ड A3 साइज की जो ड्राइंग शीट होती है उसका आकार बताना। देखिए, यदि हमें ट्रिम्ड आकार पता है तो हम लोग अनट्रिम्ड आकार का अनुमान लगा सकते हैं। तो जो A3 साइज की ड्राइंग शीट होती है उसका ट्रिम्ड आकार होता है आपका 297x420। ठीक है, तो 297x420 होता है ट्रिम्ड जो आकार की जो ड्राइंग शीट होती है आपकी उसका। तो अनट्रिम्ड का हम यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं, इसके नियर में कौन सा आ रहा है। अनट्रिम्ड मतलब बिना कटी हुई है ड्राइंग शीट, तो 880 ये तो नहीं होगा, 450 नहीं होगा, 165 ये भी नहीं होगा, जो है 330x450। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो आपकी अनट्रिम्ड जो होती है ड्राइंग शीट A3 साइज़ की, उसका करेक्ट आकार क्या हो जाएगा 330x450, क्योंकि इसके राउंड में ही रहेगा लगभग 297 और 420 के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, खालिस्तान एक थ्रेड का प्रकार है जिसमें ट्रांसमिशन के दौरान प्रेशर थ्रेड की एक दिशा में कार्य करता है। तो जब भी हम लोग एक थ्रेड होती है जिसमें हम लोग एक थ्रेड होती है जिसमें ट्रांसमिशन के द्वारा जो है आपका एक दिशा में जो है प्रेशर अप्लाइड होता है, वो होती है आपकी बटरेस थ्रेड, होती है आपकी बटरेस थ्रेड। ठीक है, बटरेस थ्रेड में क्या होता है कि ट्रांसमिशन के दौरान आपका एक ही डायरेक्शन में प्रेशर ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नियमित पंचभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण होता है। तो देखिए, हमें जो है कोई भी बहुभुज आकृति हो उसके आंतरिक कोणों का योग का फार्मूला पता होना चाहिए। वो होता है आपका 2n-4 इंटू ब्रैकेट क्लोज 90। ठीक है, 2n-4 इंटू 90, तो ये फार्मूला होता है आपका नियमित बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग का। तो इसमें n जो होता है, n होता है आपका भुजाओं की संख्या। तो हमें पंचभुज का निकालना है, तो पंचभुज में कितनी भुजा होगी आपकी 5 भुजा। तो n की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई आपकी 5 आ गई। तो इस आधार पर हम आंतरिक कोणों का योग निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 में से 4 घटाए कितना आएगा 6 गुणित कितना है 90। तो ये तो हमारा आंतरिक कोणों का योग हुआ। अब हमें क्या चाहिए, आंतरिक कोण निकालना है, इसमें प्रत्येक आंतरिक कोण निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको यदि हम जैसे टोटल आ रहा है आपका, कितना आ रहा है आपका 6×54 540, तो 540 जो है उसका योग होता है आंतरिक कोणों का। तो हमें जो है दो भुजाओं के बीच में निकालना, तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से भाग देंगे। तो 5 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 1 5 108 डिग्री। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 108 डिग्री। ठीक है, करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा 108 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षैतिज कोण। देखिए, क्षैतिज कोण जो होता है हॉरिजॉन्टल एंगल, वो होता है आपका 180 के बराबर। इसे हम सरल कोण भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो एक लाइन पर एंगल बना होता है इसे हम सरल कोण कहते हैं, और इसे ही हम क्या भी कहते हैं, क्षैतिज कोण या हॉरिजॉन्टल एंगल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हमें। तो देखिए ध्यान से, वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, इसका मान दिया हमें 44, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या होता है πr²। ठीक है, तो ये हमें ज्ञात करना है। देखिए, आप यहाँ से अनुमान भी लगा सकते हो, क्योंकि इसमें पाई है। पाई का मान कितना होता है 22/7। पाई का मान 22/7 होता है। 22 किसका गुणज होता है 11 गुणज होता है। 22 होता है आपका 11 गुणज। तो जो भी उत्तर हमारा 11 गुणज होगा वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें 11 गुणज कौन सा है। तो 11 गुणज कैसे निकालते हैं ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, 11 गुणज के निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो भी विषम स्थान पर जो अंक होते हैं और सम स्थान पर जो अंक होते हैं उनका हम योग करते हैं और उनका अंतर ज्ञात करते हैं। तो ये अंतर या तो 0 आना चाहिए या तो फिर 11 आना चाहिए। देखिए, पहला ऑप्शन है आपका, कितना हो जाएगा आपका 4 और 5 को जोड़ते हैं तो कितना हो गया 9, 9 में से 1 घटाएंगे 8 आएगा। तो ये तो अपना आंसर नहीं आएगा क्योंकि 11 गुणज नहीं है। अगला ऑप्शन है आपका
1 और 4 मिला के 5 हो गया और ये 5 हो गया, 5 और 5 0, मतलब ये हो सकता है अभी। ठीक है, अभी हम निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे कि होगा नहीं होगा, लेकिन हो सकता है। नेक्स्ट हमारा 154, ये भी जो है 4 और 1 5 और ये 5 0, ये हो सकता है हमारा आंसर। और नेक्स्ट जो है ऑप्शन है आपका कितना, 2 और 1 3 और 1 4, ये नहीं होगा। तो इन दो में से कोई भी एक होगा। अब यदि आप मुझे एक बात बताइए कि हमारे पास जो है पाई आर का जो है लगभग वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 22 आ जाएगी। पाई आर की वैल्यू आ जाएगी हमारी 22, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 22 से ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ पर जो है 15.4 मतलब 22 से कम है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 154 वर्ग सेंटीमीटर। एक तो ये तरीका होता है जिससे हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं आंसर। या दूसरा तरीका क्या होता है कि 2 पाई आर की जो वैल्यू होती है, देखिए रेड से मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ अभी इस बार, 2 पाई आर की वैल्यू हमें दी है 44, तो मुझे बताओ आप पाई आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी। पाई आर की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, 22। ठीक है, पाई आर की वैल्यू 22 और पाई का मान कितना होता है 22/7, तो 22 से 22 गया तो आर का मान कितना आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। आर का मान 7 आया। अब आपको इसका आंसर निकालना, तो क्या लिखोगे, एरिया कितना होता है आपका, पाई का मान कितना होता है आपका 22/7 और त्रिज्या कितनी है, आर स्क्वायर मतलब 7 का 2 बार गुणा, तो 7 से 7 कट गया, कितना जाएगा 2 7 14 की 4 हासिल का 1, 2 से 14 और 1 15, 154। ऐसे भी निकाल सकते हैं बेसिक से। ठीक है, तो दोनों विधियाँ हम अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक स्थितिक बहुकंपित मल्टी वाइब्रेटर। ठीक है, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर हैज़ ब्लैंक स्टेबल स्टेट, मतलब एक जो है आपका बहुकंपित जो होता है, ठीक है, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जो है स्थायी अवस्था कितनी होती है। देखो मोनोस्टेबल, मोनो मतलब होता है आपका, मोनो मतलब होता है एक, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका 1। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका 1। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, यदि 4 किलोग्राम द्रव्यमान को 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए तो भूमि पर पहुंचने में इसका वेग क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, जब भी हम किसी वस्तु को ऊपर उठाएंगे तो उसका जो है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, उसमें वृद्धि होगी और गतिज ऊर्जा में कमी होगी। ठीक है, लेकिन जब भी हम उसको नीचे गिराएंगे तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में कमी होगी और अपनी जो है काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर है, आपके पोटेंशियल एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है आपका, तो 12mv², और पोटेंशियल एनर्जी होता है आपका क्या, mgh। मुझे बात बताइए कि हमारे पास ये लिखा है हाफ, m से m कैंसल आउट हो गया क्योंकि द्रव्यमान तो समान है, 4 kg द्रव्यमान तो समान है। ठीक है, अब जो है हमें v² रखना है इस साइड में g का मान आप जो है कैलकुलेशन से बचने के लिए 10 ले सकते हैं, h का मान कितना है आपका 100 है। ठीक है, h का मान कितना है आपका 100 है। ठीक है, तो आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से इधर आ जाइए आप, ये हो जाएगा अपना v² बराबरी से 20 गुणित 100। तो इसे हम जब v² को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये करड़ी में आ जाएगा। v² को यदि हम ट्रांसफ़र करते हैं तो ये हट के ये आ जाएगा आपका करड़ी में, इस प्रकार से ऐसे। ठीक है, तो 100 का वर्गमूल होता है 10 और करणी 20, तो 10 करणी 20, इसका हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए 20 जो होता है यदि आप देखें तो 20 जो वर्गमूल आएगा लगभग 4 से 5 के बीच में आएगा। अगर हम 4 भी लेते हैं तो ये 10 पहले से है और ये 10 में 4 कितना हो गया आपका 40, 10 चौक 40। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 40 से ज़्यादा आएगा, 40 से ज़्यादा आएगा और 50 से कम आएगा। तो करेक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा 44.27, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, चतुर्भुज एक समतल आकृति है जो खालिस्तान रेखाओं से घिरा होता है, कि इसका आंसर 4 आएगा, तो सभी को पता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ड्राइंग की लंबाई ऑब्जेक्ट स्केल की वास्तविक लंबाई से ज़्यादा हो, मतलब कि आपकी जो है ड्राइंग लेंथ एक्चुअल लेंथ से अधिक है, ड्राइंग लेंथ जो है एक्चुअल लेंथ से अधिक है, तब आप जो है इससे मतलब आप इसे कहते हो परिवर्धित पैमाना, मतलब इनलार्जिंग स्केल। अगर ये ड्राइंग लेंथ और एक्चुअल लेंथ अगर आपकी बराबर होती है तब आप इसे कहते हो फुल स्केल, और अगर जो है ड्राइंग लेंथ एक्चुअल लेंथ से कम होती है तो आप इसे कहते हो रिड्यूस्ड स्केल या अपचायक पैमाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में,
सुरक्षित प्रतिबल ज्ञात कीजिए, मतलब अपने को सेफ स्ट्रेस ज्ञात करना है यदि सुरक्षा का कारक 5 और अंतिम प्रतिबल 3500 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। तो देखिए हमें यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है। तो हमारा जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी वो क्या होता है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ बटे वर्किंग स्ट्रेंथ। ठीक है, वर्किंग स्ट्रेंथ। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना दिया हमें? 5 दिया है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ मतलब जो है अंतिम प्रतिबल या अल्टीमेट स्ट्रेस जो है कितनी दी है आपको? 3500 दी है। हमें वर्किंग स्ट्रेस निकालना है। मान लीजिए वर्किंग स्ट्रेस को अपन यहाँ x डिनोट करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा आपका? तो ये आ जाएगा आपका 700 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3/4 के समान भिन्न कौन सा है? देखिए अंश में 3 का गुणज होगा, हर में 4 का गुणज होगा। देख लो भाई साहब, 3 का गुणज 12 है, 4 का गुणज 16 है, तो ये हो सकता है। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यदि 3 में आप जिस भी संख्या का गुणा कर रहे हो, जैसे 3 में 4 का गुणा करने पर आपका 12 आ रहा है, उसी प्रकार 4 में 4 का गुणा करने पर आपका जो है नीचे का भी आंसर आना चाहिए। तो ये 12/16 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा इस प्रकार। ठीक है, 12/16। ठीक है, नेक्स्ट को अगर देखते हैं अपन लोग तो 16 तो 3 के पहाड़े में नहीं आता, 6 आता है, लेकिन 12 जो है 4 के पहाड़े में आता है, लेकिन 3 दूनी 6 होता है और 4 तिया 12 होता है, मतलब 2 और 3 ये नहीं आएगा। 1/4 तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो हमारा जो है करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 12/16। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्नियर माइक्रोमीटर में वर्नियर स्केल खाली स्थान पर होता है। तो जो हम वर्नियर माइक्रोमीटर जो होता है हमारा लगभग इस प्रकार से होता है, ऐसे वर्नियर माइक्रोमीटर। ठीक है, इस प्रकार से हमारा वर्नियर माइक्रोमीटर होता है। ठीक है ना, तो इसे जो है यहाँ पर हम इसको कहते हैं स्पिंडल कहते हैं, और ये जो होता है हमारा ये यहाँ पर एक आता है एनविल कहलाता है, ये एनविल, इसे हम स्पिंडल कहते हैं। ठीक है, ये जो है यहाँ पर जो स्केल होती है आपकी, ये वर्नियर स्केल होती है। यहाँ पर जो स्केल होती है आपकी जे वाली, ये होती है आपकी यहाँ पर वर्नियर स्केल। ठीक है, और उसके बाद जो है आपकी यहाँ पर एक ऐसी हॉरिजॉन्टल होती है, ये होती है आपकी मेन स्केल। ठीक है, ये क्या होती है आपकी? मेन स्केल, है ना। और ठीक है, सॉरी एक मिनट, ये जो है आपकी ये होती है आपकी यहाँ पर मेन स्केल। ठीक है, और वर्नियर स्केल जो होती है आपकी यहाँ पर होती है। ठीक है,